Hello everyone, मेरा नाम है अविनाश and welcome to my nursing education channel Nursing Mind, and today we are going to discuss about AIMS NORCET 2022 question paper part 4. So let's start. Next question is endotracheal tube formula for uncuffed child. तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब फार्मूला आइडेंटिफाई करना है कि इन 4 ऑप्शंस के अंदर कौन सा फॉर्मूला राइट है फॉर अनकफ्ड चाइल्ड। ठीक है, जो चाइल्ड होता है उनके अंदर हमेशा हम जो एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज करते हैं दैट इज अनकफ्ड, मतलब उसके अंदर कफ नहीं होता। बट इन केस ऑफ एडल्ट्स के अंदर हम हमेशा कफ ट्यूब यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या है, एज इन ईयर अपॉन 3.5 प्लस 4। ऑप्शन बी एज इन ईयर अपॉन 4 प्लस 4। ऑप्शन सी एज इन ईयर अपॉन 4 प्लस 3.5। ऑप्शन डी एज इन ईयर अपॉन 3.5 प्लस 3.5। तो इनके अंदर जो अनकप ट्यूब के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, चिल्ड्रन मोर देन 6 ईयर ऑफ एज, वो है ऑप्शन नंबर वी, दैट इज एज इन ईयर अपॉन 4 प्लस 4। तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करके जो चिल्ड्रन है उनके अंदर ईटी ट्यूब का जो साइज है वो आइडेंटिफाई करते हैं। बट एडल्ट्स के अंदर हम ये जो ऑप्शन सी वाला फॉर्मूला है इसको अप्लाई करते हैं, दैट इज एज इन ईयर अपॉन 4 प्लस 3.5। नेक्स्ट इज मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग फाइंडिंग इन ईसीजी। ठीक है, तो एक टेस्ट होता है मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट। तो इसके अंदर कौन सी ईसीजी फाइंडिंग को डिटेक्ट करने के लिए हमें टेस्ट करते हैं, तो बेसिकली इट इज ईसीजी ड्यूरिंग एक्टिविटी। ठीक है, हम क्या, अगर ईसीजी हम नॉर्मल 12 लीड ईसीजी पर्सन का करते हैं, पर्सन अगर कोई भी पेशेंट आया है एंजाइना की कंप्लेंट करके, ठीक है, और ब्रीथलेसनेस एंजाइना एंड सिम्टम ऑफ सीएडी और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, लेकिन डॉक्टर और नर्स जब ईसीजी परफॉर्म करते तो ईसीजी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते, तो फर्दर एक टेस्ट रिकमेंड किया जाता है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट। अभी मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर एक तो होता है ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट और एक होता है इंट्रावेनस फार्माकोलॉजिकल स्टिमुलेशन। इन दोनों में क्या करते हैं, ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट जो होता है इसके अंदर ट्रेडमिल के अंदर पेशेंट को, ट्रेडमिल के ऊपर पेशेंट को एक्टिविटी करवाई जाती है, एक्सरसाइज करवाई जाती है, उसके दौरान ईसीजी परफॉर्म किया जाता है। एंड इंट्रावेनस फार्माकोलॉजिकल स्टिमुलेशन उस पेशेंट का करते हैं जो कि एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या जो बेड रिडन पेशेंट हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो हम एक मेडिसिन, इंट्रावेनस मेडिसिन पेशेंट को दे देते हैं जिससे कि हार्ट की पल्स रेट और ब्लड प्रेशर जो होगा वो राइज हो जाता है, और उस दौरान हम ईसीजी करते हैं। तो ऑप्शन ए है एसटी सेगमेंट चेंजेस, ऑप्शन बी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चेंजेस, ऑप्शन सी पी वेव डिप्रेशन, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट हम फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट को सीएडी तो नहीं है या एमआई तो नहीं है, तो उसके लिए हम एसटी सेगमेंट चेंजेस देखते हैं। तो मायोकार्डियल स्ट्रेस टेस्ट में एसटी सेगमेंट चेंजेस आते हैं, तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट ऑप्शन है बी, दैट इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चेंजेस। तो इस टेस्ट के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चेंजेस भी देखते हैं। क्यूआरएस रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको भी हम देखते हैं। तो ए इज ऑल्सो राइट एंड बी इज ऑल्सो राइट, बट सी रिप्रेजेंट, सी क्या है, पी वेव डिप्रेशन। ठीक है, पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है ईसीजी के अंदर, पी वेव हमारी रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। तो पी वेव डिप्रेशन कहाँ पे आता है, अगर जंक्शनल रिदम हो, साइनस रिदम नहीं हो, तो जंक्शनल रिदम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम पी वेव देखते हैं। तो ये हम इस टेस्ट के अंदर नहीं देखते, बेसिकली ये इसके अंदर हम एसटी सेगमेंट चेंजेस एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चेंजेस देखेंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड व्हेन द पेशेंट इज ऑन MAOI। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली पूछा क्या गया है भी ऐसा कौन सा फूड है जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए वाइल टेकिंग MAOI। ठीक है, MAOI क्या है, मोनो एमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ठीक है, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज टू ट्रीट द डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगर कोई पर्सन डिप्रेसिव है तो उस पर्सन को ट्रीट करने के लिए हम ये ड्रग्स देते हैं। तो अगर हम ये ड्रग्स दे रहे हैं तो उस टाइम पे कौन सा ऐसा फूड है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आपकी ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैल्शियम रिच फूड, ऑप्शन बी ट्राइमाइन कंटेनिंग फूड, ऑप्शन सी ग्लूटेन रिच फूड, ऑप्शन डी एलेनाइन कंटेनिंग फूड। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ट्राइमाइन कंटेनिंग फूड। तो ट्राइमाइन कंटेनिंग फूड क्या है, ट्राइमाइन जो होता है इट इज एन एमिनो एसिड, और ये एसिड एमिनो एसिड क्या करता है, अगर इसकी लेवल राइज हो जाए, नॉर्मल लेवल से राइज हो जाए तो ये क्या करता है, इट कैन लीड टू हाइपरटेंशन। तो ये हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। तो इसकी लेवल अगर MAOI के साथ अगर हम ट्राइमीन कंटेनिंग फूड पेशेंट को दे रहे हैं तो ये क्या कर सकता है, हाइपरटेंशन कर सकता है। तो इसके लिए इसको अवॉइड किया जाता है। Next question is the doctor prescribes a patient to take inhaled beclomethasone and inhaled albuterol for the treatment of asthma. As a nurse, how will you teach patient to take medication properly? तो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है पेशेंट को inhaled beclomethasone, that is basically a steroid, and inhaled albuterol, that is a bronchodilator for the treatment of asthma. And as a nurse, how will you teach the patient to take medication properly? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है बेक्लोमिथाजोन फर्स्ट, 5 मिनट्स लेटर एल्बुट्रोल, मतलब हम बेक्लोमिथाजोन पहले देंगे और 5 मिनट लेटर हम क्या देंगे, एल्बुट्रोल देंगे पेशेंट को। ऑप्शन बी एल्बुट्रोल फर्स्ट, 1 मिनट लेटर बेक्लोमिथाजोन। ऑप्शन बी के अंदर हम क्या करेंगे, एल्बुट्रोल पहले दे देंगे और उसके 1 मिनट बाद बेक्लोमिथाजोन एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन सी इज बेक्लोमिथाजोन फर्स्ट and 1 minute later albuterol, and option D is albuterol first and 5 minutes later beclomethasone। ऑप्शन डी में क्या है, एल्बुट्रोल हम पहले देंगे और उसके 5 मिनट बाद हम क्या करेंगे, बेक्लोमिथाजोन एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एल्बुट्रोल फर्स्ट एंड 5 मिनट्स लेटर बेक्लोमिथाजोन। ठीक है, अब ये एल्बुट्रोल मैंने आपको बताया इट इज ब्रोंकियोडाइलेटर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड साल्बुटामोल। तो ये क्या करता है, जो ब्रोंकियस है उनको डायलेट कर देता है, एंड इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड अदर ब्रीदिंग प्रॉब्लम एंड वीजिंग। और ये जो इनहेल्ड बेक्लोमिथाजोन है इट इज यूज टू प्रिवेंट अस्थमा अटैक। ठीक है, ताकि अस्थमा अटैक नहीं हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम बेक्लोमिथाजोन एडमिनिस्टर करते हैं। बेसिकली इट इज स्टीरॉइड, बट अगर ऑलरेडी पेशेंट को अटैक आ रखा होगा तो उसके लिए हम नहीं देते। इट इज ओनली टू प्रिवेंट अस्थमेटिक अटैक। ओके, इट इज नॉट यूज टू रिलीव एन अस्थमा अटैक दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। एंड एल्बुट्रोल क्या करता है, एल्बुट्रोल शुड बी गिवन फर्स्ट टू रिलीव इन्फ्लामेशन। ठीक है, जैसे कि ये ब्रोंकियोडाइलेटर है तो ये क्या करेगा, इन्फ्लामेशन को रिलीव करता है पहले, और इसके 5 मिनट के बाद हम देते हैं बेक्लोमिथाजोन। ठीक है, और बेक्लोमिथाजोन क्या करता है, इट मेंटेन द पेटेंसी ऑफ एयरवे, जो एयरवे की पेटेंसी है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी। Next question is a nurse has just performed an NG tube insertion procedure. Most accurate method for confirming the NG tube placement is dash। तो इस सिनेरियो के अंदर पूछा क्या गया है, नर्स ने क्या किया है, NG ट्यूब इंसर्शन प्रोसीजर परफॉर्म किया है। तो उसके बाद टू कंफर्म द पोजीशन ऑफ द NG ट्यूब विच वन इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड, जो कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड है वो हमने
आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, एक्सरे, ऑप्शन बी ऑस्कल्टेशन, ऑप्शन सी ऑब्जर्व पेशेंट फॉर कफिंग, एस्पिरेशन ऑफ कंटेंट एंड पीएच मॉनिटरिंग, ऑप्शन डी डिप इन अ बॉल ऑफ वाटर। तो इनके अंदर कौन सा राइट आंसर है? तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो हम यूज करते हैं टू कंफर्म एनजी ट्यूब प्लेसमेंट, दैट इज ऑप्शन ए, एक्सरे। This is the most accurate method to confirm the NG tube is it placed in a proper placed or not. इसके अलावा हम ऑस्कल्टेशन भी यूज करते हैं, बट दैट इज नॉट मोस्ट एक्यूरेट मेथड, और डिप इन अ बाउल ऑफ वाटर। बट मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? दैट इज ऑप्शन ए, एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टोटल वैक एंड वन आर्म वन परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछा क्या गया कि हमने टोटल वैक जो पेशेंट है उसकी टोटल वैक एंड वन एक आर्म जो है वो बर्न है, तो हमें उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे परसेंटेज है ऑप्शन नंबर ए 18%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 27% एंड ऑप्शन डी 36%। तो जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली, दैट इज रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 फॉर्मूला से हम वन का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो जो बैक होती है टोटल बैक, अगर पेशेंट की बर्न है तो बैक हम कंसीडर करते हैं 18%। तो 18% हमारी बैक होगी। एंड वन आर्म, अगर एक आर्म बर्न है तो आर्म को हम कैलकुलेट करते हैं 9%। तो कितना हो गया 18 + 9 27%। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 27% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग पेरिटोनाइटिस परफोरेशन लेप्रोटमी सर्जरी इज कंडक्टेड, सेंट्रल लाइन इज एडमिनिस्टर्ड, इन दिस केस व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंट्रल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन हियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया जिसके अंदर सर्जरी कंडक्ट हो रही है, दैट इज पेरिटोनाइटिस परफोरेशन लेप्रोटमी। Peritonitis is an infection and inflammation of the peritoneum layer, and perforation is a hole in the peritoneum layer, and लेप्रोटमी इज ओपनिंग ऑफ द एब्डोमन, एब्डोमिनल कैविटी। तो ये सर्जरी परफॉर्म हो रही है, तो इसके अंदर अगर सेंट्रल लाइन एडमिनिस्टर की हुई है पेशेंट को तो उसका क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे है सीबीपी मेजरमेंट, CBP is central venous pressure. Option B is SpO2 measurement. Option C is ABG analysis. Option D that is fluid administration. तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज CBP मेजरमेंट। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल वीनस लाइन हम एडमिनिस्टर या इंसर्ट करते हैं पेशेंट को टू मॉनिटर, बेसिकली मॉनिटर द सेंट्रल वीनस प्रेशर दैट इज रिक्वायर्ड। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग सर्जरी, अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाए, तो पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए हम CBP लाइन इंसर्ट करते हैं, सेंट्रल वीनस लाइन इंसर्ट करते हैं। बी ऑप्शन इज SpO2 मेजरमेंट, जो कि हम सेंट्रल वीनस लाइन से नहीं मॉनिटर करते, तो डेट इज रॉन्ग। ऑप्शन सी ABG एनालिसिस, सेंट्रल वीनस लाइन से हम ये भी नहीं कर सकते, ABG एनालिसिस हम आर्टीरियल लाइन से कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। तो फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन हम CBP या सेंट्रल लाइन से हम फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन तो हम IV कैनुला से भी कर सकते हैं, इंट्राजुगनल कैथेटर से भी कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस यहाँ पे क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज CBP मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक लंग डिजीज कॉज बाई। जो ब्लैक लंग डिजीज है उसका मेन कॉज क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखी हैं, ऑप्शन ए कोल डस्ट, ऑप्शन बी कॉटन डस्ट, ऑप्शन सी शुगर केन डस्ट एंड ऑप्शन डी एस्बेस्टोस फाइबर।
तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कोल डस्ट। ठीक है, कोल डस्ट जो कि वर्कर कोल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, दैट देयर आर मोर प्रोन टू डिवॉल्व ब्लैक लंग डिजीज। ऑप्शन बी क्या है हमारे पास? ऑप्शन बी इज कॉटन डस्ट। तो कॉटन डस्ट से जो डिजीज कॉज होती है डेट इज बेसिनोसिस। एंड ऑप्शन सी इज शुगर केन डस्ट। तो शुगर केन डस्ट से डिजीज कॉज होती है, दैट इज वेगासोसिस। एंड ऑप्शन डी क्या है? एस्बेस्टोस फाइबर। तो एस्बेस्टोस से जो डिजीज कॉज होती है डेट इज एस्बेस्टोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोल डस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द गिवन इमेज बिलो। तो यहाँ पे आपको इमेज दे रखी है, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पेल्विस है। तो ऑप्शन ए इज नेगल्स पेल्विस, ऑप्शन बी एंड्रॉयड पेल्विस, ऑप्शन सी गाइनेकॉइड पेल्विस एंड ऑप्शन डी एंथ्रोपॉइड पेल्विस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दैट इज नेगलेस पेल्विस। ठीक है, जो नेगलेस पेल्विस होता है ये क्या होता है? ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर, एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है अकर ड्यू टू अरेस्टेड डिवॉल्वमेंट ऑफ वन एला ऑफ सैक्रम। तो ये क्या है यहाँ पे? सैक्रल एला। ठीक है, तो ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर की वन एला इज एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं है, तो इसके कारण क्या है? ये ऑब्लिक लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है इस। ऑप्शन बी में क्या है? एंड्रॉयड पेल्विस। तो एंड्रॉयड पेल्विस क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेल पेल्विस। ठीक है, जो कि मेल पेल्विस होता है उसको ही हम एंड्रॉयड पेल्विस बोलते हैं। और ये नैरो होता है एंड टॉलर देन द फीमेल पेल्विस। जो फीमेल पेल्विस है उससे ज्यादा लंबा होता है और उससे नैरो होता है। नेक्स्ट इज ऑप्शन सी, दैट इज गाइनेकॉइड पेल्विस। तो गाइनेकॉइड पेल्विस इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल पेल्विस। जो फीमेल का पेल्विस होता है दैट इज कॉल्ड गाइनेकॉइड पेल्विस। एंड ये क्या होता है? पेल्विस इज मोर डेलिकेट, वाइडर एंड नॉट एज हाइयर देन द मेल पेल्विस। ठीक है, जो मेल पेल्विस है उतना हाइयर नहीं होता, बस वाइडर होता है एज कंपेयर टू मेल पेल्विस। नेक्स्ट इज ऑप्शन डी, दैट इज एंथ्रोपॉइड पेल्विस। तो एंथ्रोपॉइड पेल्विस क्या है? इट इज नैरो एंड डीप, जो कि बहुत नैरो और डीप पेल्विस होगा, तो उसको हम एंथ्रोपॉइड पेल्विस बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नेगल्स पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंगिंग ऑफ स्कैपुला आफ्टर मेस्टेक्टमी ड्यू टू डैमेज ऑफ विच नर्व। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि विंगिंग ऑफ स्कैपुला, अगर स्कैपुला विंग लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है आफ्टर मेस्टेक्टमी ड्यू टू डैमेज ऑफ विच नर्व, तो ये किस नर्व के डैमेज होने के कारण होता है? तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ऑप्शन बी ब्रैकियल नर्व, ऑप्शन सी रेडियल नर्व एंड ऑप्शन डी इज अ फीमोरल नर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ठीक है, क्योंकि मेस्टेक्टमी इज अ thoracic procedure, तो देयर इज चांसेस टू डैमेज लॉन्ग thoracic nerve। ठीक है, अगर हम बी ऑप्शन को देखें ब्रैकियल नर्व, तो ब्रैकियल नर्व हमारी आर्म में होती है, तो इसके तो चांसेस है नहीं। ऑप्शन सी रेडियल नर्व, तो रेडियल नर्व इज प्रेजेंट इन द रिस्ट एंड femoral nerve प्रेजेंट इन द femoral एरिया। तो यहाँ पे रिस्क किस चीज का है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लॉन्ग थोरेसिक नर्व। अगर इसका डैमेज होता है तो दैट विल कॉज विंगिंग ऑफ स्कैपुला। Thank you very much for your listening and your support. If you like my video, please hit the like button and subscribe my channel. So thank you once again. We will meet in next video. Thanks.